तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई दी जाती है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की शुरुआत होगी हमारी नेटवर्क थ्योरम के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं नीचे दिए गए वीडियो के सेक्शन में। तो आज जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी नेटवर्क थ्योरम पे। इससे पहले की जो क्लास है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। एसएससी जेई 45 डेज बचे हैं शायद उसमें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, नेटवर्क थ्योरम पढ़ा रहे हैं। आपका चैनल पे स्वागत है। खन्ना एजुकेशन चैनल का नाम है और इस चैनल पर हम अभी एसएससी जेई की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कराएंगे। और अगर आपको डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। तो आपको मैं यहाँ पे एसएससी जेई की कोचिंग करा रहा हूँ। नेटवर्क थ्योरम की बात करेंगे नेटवर्क। अब मैं डायरेक्टली लिखा करूँगा और कॉन्सेप्ट बताया करूँगा। हमारे पास कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो हम डायरेक्टली आपको बताएंगे और हम ही कंटेंट क्रिएटर हैं, हम ही बनाने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, नेटवर्क थ्योरम क्या होती है? एक ऐसी चीज़ करना किसी सर्किट के साथ जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट, ये पूछा गया व्हाई नेटवर्क थ्योरम इज यूज्ड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट यानी कि सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर देना, और रिड्यूस करके क्या करना, उसको सिंप्लीफाई कर देना। आज मेरा चेहरा बहुत छोटी जगह पे दिख रहा होगा बिकॉज मैं चाह रहा था स्क्रीन बड़ी दिखे। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं नेटवर्क थ्योरम से, ये बात आप जान लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको एक नेटवर्क थ्योरम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है थेवेनिन थेवेनिन थ्योरम। क्या नाम है इसका बेटे? थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है। इन ए लीनियर, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। एक्टिव एक्टिव RLC नेटवर्क, ठीक है, विच कंटेन, ऐसा लिखेंगे, विच कंटेन वन और मोर independent voltage or current source can be replaced by what? By a single voltage source, and that voltage source को हम बोलते हैं VOC और VTH। in series with equivalent impedance, and impedance Z इक्वल और RTH बोलते हैं हम उसको। बस ये थ्योरम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स जिस सर्किट होगा जिसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होगा, उस सर्किट को एक छोटे नेटवर्क में बदला जा सकता है। उस नेटवर्क में अगर जब बदलेंगे तो हम उसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रखेंगे और एक सीरीज रेजिस्टेंस रखेंगे जिसको हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बोलते हैं। लीनियर सर्किट मैंने आपको बता दिया है, जो लीनियरिटी दिखाए। एक्टिव एक्टिव होना चाहिए ये भी बता दिया है। RLC नेटवर्क होगा ये भी बता दिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं बेटर क्लियरिटी के लिए। बस, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो वो सर्किट इस तरह से बन जाएगी। ये थ्योरम ये कहती है। जिस थ्योरम के कहने पर हमने ये बात मानी, और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूं और यहाँ मैं लिख दूं RL, तो मैंने बताया आपको RTH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी मान लेते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए है, इसमें कोई पोलैरिटी की ज़रूरत होती नहीं है, याद रखना। VOC और VTH। एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए बहुत सारी माफ़ी है। जिसको पसंद नहीं है वीडियो देखना वो जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, यहाँ तक के लिए। और इसको हम यहाँ पे ZEQ भी बोल सकते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि
ऐसा करने से ना सर्किट में पहला केवीएल लगाना बहुत आसान होता है, दूसरा ड्रॉप कैलकुलेशन जो है वो भी आसान रहती है, अगर सिंपली अगर यहाँ लगाना हो लूप ना लगाकर, ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। और ऐसा करने से करंट चेंज भी नहीं होता। तो तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो बहुत बार सवाल में पूछी जाती है, इक्विवेलेंट जब करेंगे थेवेनिन का जब हम इक्विवेलेंट कर देंगे तो उसके अंदर जो रजिस्टर है वो किस कंडीशन में लगाया जाता है, इन विच कंडीशन वी प्लेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ सर्किट इज कन्वर्टेड टू अ थेवेनिन सर्किट। तो आंसर हो जाएगा सीरीज में लगाया जाता है बेटे, याद है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये लिखने में आसानी होगी बाद में। तो नेक्स्ट मैं ये कर रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इस तरह से बदल सकते हैं, यानी कि ये आर एल हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ, और ये आर टी एच हो जाएगा, और ये वी ओ सी और वी टी एच हो जाएगा। सवाल आता है यहाँ पे कि भाई अब इसको इसको और भी तो सोल्व करना है, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको वी ओ सी और वी टी एच, मैं वी टी एच प्रेफर करूँगा बोलना, ठीक है, minus VTH plus I will remain same, I RTH plus RL and it becomes equal to 0। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख कर मैंने यहाँ पे लिखा KVL अप्लाइड, इसमें कोई दौराई नहीं होगी। और जिसको नहीं आ रहा है वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख सकता है मैंने इस लूप में क्या किया है। And by that logic, if I shift minus VTH to the other side and I remains here, RTH plus RL will be like this. So here it becomes VTH, and if I take this I here and it यहाँ पर ये multiply है, then VTH by RTH plus RL की कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन भी पूछता है। तो ये हमने देखो क्या किया, अगर ये R इक्वलेंट होता तो I इज नथिंग बट V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड I इज नथिंग बट VTH अपॉन R इक्वलेंट ऑफ TH, ऐसा बोल सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, इसमें भी कोई दो राय और कोई संदेह नहीं होगा। इसमें लिख लीजिए कि जो R इक्वलेंट होता है वो हमेशा सीरीज में रहता है, ठीक है, सीरीज कनेक्टेड रहता है। सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए, जो VOC होता है वो ओपन सर्किटेड वोल्टेज होता है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, VTH बोलते हैं, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। ये बात भी याद रखना। यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी यार जितने हिस्से में, ताकि मैंने स्पेस बढ़ा दिया ड्राइंग बोर्ड का। छोटे से यूट्यूबर हैं जिसमें एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी तैयारी हो जाएगी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम क्रैक करने में मदद मिलेगी। एक सर्किट बनाइए, ये सर्किट है कि अगर ये बैटरी है, ये बड़ा बन गया, पहले तो मैं लिखना सीख रहा हूँ इस पेन से, ओके। ये देखिए अगर ये सर्किट हुआ, ये सर्किट ऐसा है, यहाँ पे 3 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है, ये 1 ओम दिया हुआ है, और ये प्लस माइनस दिया हुआ है, और ये VTH का हुआ है, और यहाँ पे से 1 एम्पियर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए इसको। क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है फाइंड थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH एंड IL। अब ये बताइए क्या क्या होगा, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, बाकी हम आपको बताते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट का समय। आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है, जब मैं ऐसे लिखूँ 1 मिनट का समय है, तो आप उसको खींचिए खुद से जितना हो सकता है पॉसिबली। देखो, पहली कंडीशन, जब भी हम ये इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बताऊंगा अभी, आप देख लो। RTH कैलकुलेट मैं
ये बता देता हूँ आर टी एच कैसे कैलकुलेट होगा, फिर मैं यहाँ पे वी टी एच कैलकुलेट करवाऊंगा, फिर देन हम आपको वो फॉर्मूला लगाना सिखा देंगे। ये तीनों लग जाएंगे एक सर्किट में, लगा लीजिए। आई होप सब कर रहे होंगे। पहले आर टी एच निकालिए। आर टी एच निकालना बहुत सिंपल है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, और कुछ नहीं लगेगा। वी टी एच भी निकालना आसान है, के वी एल लगा के, फिर उसके बाद तो एंड फॉर्मूला है ही। वी टी एच जो है यहाँ इसके बेसिस पे निकालना है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, जब कभी भी आर टी एच निकालना होगा तो वोल्टेज जो सोर्स होगा हमेशा उसको शॉर्ट करना होगा, और जो करंट सोर्स होगा हमेशा उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होगा। तो जब आप इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वन ऐसे हो जाएगा। ये करंट सर्किट ओपन हो गई यहाँ से, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे टू, और यहाँ पे वन, ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये देखो ये इसी की लैग है ना, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई आपके लिए कर दूं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये ना ये चीज जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज क्या होता है, थ्री प्लस टू हो जाएगा, यानी कि थ्री और टू फाइव ओम हो जाएगा। ये बताया था आर वन प्लस आर टू होता है सीरीज में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई, कमेंट में बोलो, कमेंट करना है इसमें। क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, बताओ। आरटीएच को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जाएगा, कर दिया भाई हमने, इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ से, ये ऐसे जुड़ गया, हमने जोड़ दिया। और ये कह रहा है कि भैया 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 भैया, क्या कह रहा है ये? तो 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 अब बताते हैं हम आपको कि जब आप ये कर लेंगे तो आप इसका आंसर ऐसे निकालें कि आप इसको क्या करें। थोड़ा सा गलत कर दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। पूछा इसने आरटीएच निकालो, आरटीएच निकालने के लिए आपने करा कि भाई इसमें यहाँ आरटीएच निकालना था, तो यहाँ से देखा, ठीक है, थ्री और फाइव, और ये सिक्स होना चाहिए था, ये सिक्स हुआ। आरटीएच कह रहा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है शायद। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम कि भाई हमने यहाँ पे आरटीएच निकालना है, तो हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और अगर ये ऐसे है तो ये शॉर्ट हो जाता है ऐसे, और ये तीन दो पाँच, और पाँच तो ये हो गया, थ्री और टू फाइव हो गया, और ये क्या हो गया, थ्री प्लस टू फाइव इंटू वन अपॉन फाइव प्लस वन सिक्स, फाइव बाई सिक्स होगा, या आप थ्री ओम होगा इसमें, या सिक्स ओम होगा। ये आप मेरे को बताओ क्या होगा, इसके अंदर कमेंट करो। मैं यहीं पे आपको ना ये बताता हूँ यहाँ पे कितनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है एग्जाम में, ये इसलिए है, बाकी सब तो आसान है। कमेंट कीजिए।
कमेंट 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 चाहिए हमें इस पे क्वेश्चन पे, कितनों का क्या आंसर आ रहा है, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या आएगा आंसर। चलो मान लो कि तुम्हारे बस की ना है, जैसे हमारे बस की ना है, तो ये देखो सर्किट कॉम्प्लेक्स हो रही है, मैं इसको मिटो रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने वो ओपन कर दिया, और ये शॉर्ट होता है इससे, और यहीं पे निकाला जाता है 3025। मान के चलो अगर ये सर्किट ऐसे भी नहीं था, और इसका सपोज कर लो आर टी एच जो की वैल्यू है उसकी जो आ रही है वो 3 ओम आ रही है, सपोज कर लो अभी के लिए, क्योंकि शायद मैं आप कुछ गलत कर चुका हूँ वहाँ पे, सर्किट या मेरे पास सही नहीं बना हुआ, या मुझे निकालना नहीं आ रहा, ठीक है। बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा और करंट सोर्स ओपन होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब वीटीएच निकलवा रहा है तो यहाँ पर 1 एम्पियर दे रहा है, ठीक है। तो ये बात करते हैं वीटीएच की, तो यहीं से अगर हम ऐसे लूप लगा दें तो ऐसे करते हैं -VTH प्लस आई 1 एम्पियर जा रहा है, और 1 से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 8 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये क्या कर सकते हैं, VTH कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। सेटिस्फाई करने के लिए देखो ये यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, ये करंट यहाँ से यूँ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 1 की 1 और इन दोनों की एडिड। कहोगे सर क्या बोलते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जितना इन वी इन दिया जाता है, और वी अगर आउट हो के आएगा, जब वो लूप से आएगा, तो केवीएल यही तो था कि समेशन आई इज इक्वल टू 0 होगा, तो समेशन आई इज इक्वल टू 0 किया, VTH 9 आया। और अगर क्या निकालना है हमें, IL निकालना है, लोड से करंट कितनी पास हो रही है, यही निकालना है ना, लोड से करंट कितनी पास हो रही है। तो IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ओके 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 ओके, ये यहाँ पे सर्किट जो मैंने गलत बनाया, यहाँ पे लोड, ये लोड आएगा, ठीक है। जब ये लोड कैलकुलेट किया जाएगा तो RL जो है वो भी ओपन हो जाता है, तो ये इससे हट जाएगा, RTH में सर्किट ऐसे होगी, यानी कि सर्किट मेरे यहीं खराब बनी हुई है। तो जब ये RL कंसिडर करा जाएगा तो ये R सीरीज होगा, तभी 2 + 1 3 ओम आएगा RTH के लिए सीरीज कनेक्शन में, और हमने ये मान लिया यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं हम इसमें आपसे कनेक्ट करेंगे कि भाई VTH ही आ गया, अगर IL निकालना हुआ तो VTH कितना निकाला हमने 9 वोल्ट, प्लस RTH हमने निकाला 3, और RL लोड यही क्योंकि लोड जो है ना इसके पैरेलल वाला ही होगा ना, तभी तो सेम पोटेंशियल होगी यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ VTH कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी VTH रहेगा ना, नहीं रहेगा। अगर मुझे तभी तो ये हटाना पड़ेगा ना सेम पोटेंशियल लाने के लिए। तो 3 यहाँ करा, 9 + 3 ये कितना हो गया 6, 3/2 यानी कि 1.5 एम्प्स। दोबारा समझा देते हैं आपको, सर्किट मैंने कुछ गलत बना रखा था, वो इस वजह से ऐसा हुआ। वो कहता है कि यहाँ पे 8 वोल्ट है, और ऐसे बना दिया था, ये प्लस माइनस, जो प्लस माइनस यहाँ होती है वही प्लस माइनस यहाँ होगी, और वही प्लस माइनस यहाँ होगी। पर चूंकि ये ऐसे बन जाता है या ऐसे बना लिया हमने, तो यहाँ पे एक ड्रॉप आ गया था और यहाँ पे एक ड्रॉप आ गया था। पर यहाँ जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी कि ये ऐसे देखो, क्योंकि मुझे RL हटाना होगा ना वहां से। जब मैं RL हटा दूंगा तो इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं, और ये सर्किट तभी यही वाली बची जहां मैंने लूप लगाया, ठीक है। ये बात अभी कंफ्यूजन दूर हुई है, जो मैंने आपको दिखाई है कंफ्यूजन। आप RL हटाओगे, आप वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करोगे, तो अब आपका क्या निकलेगा RTH। ये बात समझ में आ गई। ये इसमें करंट फ्लो करेगी ही नहीं कभी, और जो ये पोटेंशियल है फिर वो यही सी पोटेंशियल पे आ जाएगी। वीडियो लेक्चर नंबर 1, वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख लेना। इतनी कंफ्यूजन पैदा करने का मतलब यही था कि कंफ्यूज कैसे होते हो आप एग्जाम में।
और वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखोगे तो इशू रहेगा। ये पोटेंशियल कैसे आया? और अगर ये यहाँ पर भी आ जाता, ये सर्किट यहाँ से यहाँ भी आ जाता, तो भी यहाँ पे सेम पोटेंशियल रहता, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट जो होता है उसका बंटवारा होता है, यानी कि करंट डिवाइड होता है। ये बात याद रखना। इसीलिए जब वो RTH निकाला आपने तो 2+1 किया, यानी कि 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, और ये सब हटा दिया, ये ओपन, ऐसे जोड़ा 1 और 2 कितना हो गया 3 ओम। RL भी 3 ओम था, तो VTH यहाँ से निकाला इस लूप से, माइनस VTH प्लस यहाँ 1 था और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करंट की, और 8 वोल्ट तो था ही था, यानी कि 0, और VTH कितना आ गया 9 वोल्ट। अगर 9 वोल्ट VTH आया तो IL कितना आएगा, VTH अपॉन RTH प्लस में RL। IL कितना हो गया 9 अपॉन 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, यानी कि 3 3 जा 3 2 जा, ये आ गया 1.5 एम्प्स। इसके अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए था, जो मैंने आपके संदेह मिटा दिए हैं। ठीक है, अब एक सवाल कर लीजिए आप यहाँ पे, तब आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। वो सवाल ऐसे है, आ, आ, तो आप देखिएगा, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूज नहीं करूँगा तो आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी एग्जामिनर फंसाता कहाँ है। बोल रहा है कि RTH निकालो इस सर्किट का। ये सर्किट में यहाँ पे 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे 2 ओम दे दिया, यहाँ पे 2 ओम दे दिया, ये 4 ओम है, ये 4, ये भी 4 ओम है, और ये देखो ये पोलैरिटी ऐसे दे दी। जब इस तरह से सर्किट देखते हो एग्जाम में और एक नया सर्किट देखते हो, तो ऑल ऑफ दैट सडन यहाँ पर एक दिमाग जाता है। तो फिर मैं आपको कहूँगा, जब RTH ही निकालने को कहे तो V को करना शॉर्ट सर्किट, करंट को करना ओपन सर्किट, और फिर RTH निकालना। जब यहाँ से निकालोगे तो हमेशा यहाँ से कैलकुलेट करते चलना। ठीक है, इस सर्किट को मैं यहाँ लेके आया, मैंने आपको बोला अगर वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे क्या करना, शॉर्ट कर देना। ये देखो भाई 2 और ये शॉर्ट, फिर मैं आगे ले गया, फिर 2, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ बोला कि भाई RTH निकालो। अब देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है। जब भी यहाँ से कहे ना निकालने के लिए भाई, सुन लो सारे के सारे भाइयों और बहनों, सुन लो, लाइक करना मत भूलना। ठीक है, जब भी यहाँ से कहे निकालने के लिए तो आप इसके परली साइड जाना और इधर से देखना, और अगर देखो, ये देखो क्या है, ये सीरीज है, तो 2+2 कितना हो गया 4। अच्छा ये 4 है, इसकी एक टांग तो यहाँ है और इसकी एक टांग यहाँ है, तो ये वाली यहीं मिल रही है, तो देखो ये 4 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया, और लेकिन ये इससे यूं मिल रहा है, फिर ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, यानी कि RP निकाला जाएगा। वीडियो 1 वीडियो 2 देख लेना, उसमें RP बता दिया है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ये तीनों अब ये पैरेलल में हो गए हैं। ठीक है, जब भी, अब देखो यहाँ लिख लो, जब भी सेम रेजिस्टेंस, एक सेकंड में चेक कर लूँ एक बार आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कितनी स्पेस है। जब भी सेम रेजिस्टेंस जो हो, यहाँ मेरी शायद वीडियो होगी, फोटो, जब भी सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू, या ये भी कह सकते हैं बराबर, पैरेलल में हो, यानी कि 4 ओम का रेजिस्टेंस 3 बार पैरेलल में हो, जितनी भी बार पैरेलल में हो या कितनी भी बार पैरेलल में हो, उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है RP इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है अपॉन में N, यानी N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स जो रेजिस्टेंस है वो रिपीट करा। कितनी बार रेजिस्टेंस रिपीट किया है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा से यहाँ बता देता हूँ। देखो 1 2 3 बार रिपीट किया यहाँ पे, 4 4 4, उस कंडीशन को कहते हैं R/N की कंडीशन, यानी कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका रेजिस्टेंस है
वो रिपीट करे, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे निकालूंगा आर पी इज इक्वल टू आर टू इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो देखना भाई यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स होता है। देखो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 8, ये आ गया 2। फिर आएगा आर पी नेक्स्ट, जैसे मैं बोलता हूँ अगर ये मैं इसको मैं बोलूँ R1, तो फिर ये आएगा R1, ये सर्किट सोल्व हुआ, R1 पैरेलल R डैश, ठीक है, R डबल डैश, फिर यहाँ पे हमने R1 डैश, R1 ट्रिपल डैश निकाल लिया, प्लस R0, इसको मैंने R0 नाम दे दिया। ऐसे ही कुछ भी नाम दे दो आप, हमें फास्ट कैलकुलेट करना है, नाम देने की ज़रूरत है नहीं, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये 2 पैरेलल विथ 4 हो गया, और आप क्या करोगे 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, ये 4 2 8 अपॉन 6, 2 4 8, 2 3 8, ये 4/3 आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने ये बताया कि जब कभी भी ऐसा होगा तो आप डायरेक्टली देख के बता देना कि भाई आर रेजिस्टेंस कौन से रेजिस्टेंस कितने सेम है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस सेम है और कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 बार रिपीट कर रहा है। तो आंसर, ये सब करने की जरूरत थी ही नहीं हमें, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस 4 बार रिपीट कर रहा है, फाइंड आरपी, बिना देखे बिना कैलकुलेट करे। जब कभी भी सेम रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे और उसका पैरेलल निकालना होगा, तो आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 1/2, 1/2 हाफ। पैरेलल की कंडीशन में जब कभी भी इक्वलेंट निकाला जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो लीस्ट से भी कम आएगी, यानी कि सबसे छोटा कौन सा था, 2, और वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, 0.5, आधा, आधा ओम हो गया। तो ये बात भी याद रखना, जब भी कभी पैरेलल लगता है तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है वो बहुत वैल्यू कम आती है, प्लस रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल लगा में सर्किट कनेक्ट किया जा सकता है। हम्म, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट सर्किट या नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस थ्योरम का नाम है, नेटवर्क थ्योरम में पढ़ रहे हैं हम, इस थ्योरम का नाम है नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। भाई नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं। थेवेनिन हमने पढ़ी, थेवेनिन ऐसे होती है, RL RTH प्लस माइनस और ये VTH, ये याद रखिएगा, ऐसे बनता सर्किट, ठीक है। अब यहाँ लिखिए नॉर्टन थ्योरम में, इन ए लीनियर एक्टिव RLC network which contains one or more independent or dependent V or I source can be replaced by a single current source that is called ISC or IN, and with a parallel equivalent impedance, and that impedance is called Norton's resistance। इस बात में कोई संदेह, कोई दुख दुविधा होगी तो मैं बता देता हूँ। लीनियर सर्किट आप समझते ही हो, एक्टिव आपको पता ही है, आरएलसी में बता चुका हूँ ये क्या है, एक से अधिक वोल्टेज और करंट सोर्स, ये भी बात पता चल गई यहाँ से। अगर सर्किट इस तरह का हो जिसमें एक से अधिक वोल्टेज सोर्स हो, लीनियर हो और एक्टिव हो, तो यहाँ पे थ्योरम जो लगा सकते हो वहाँ पे नॉर्टन थ्योरम लगा सकते हो। तो जब नॉर्टन थ्योरम लगाओगे उस सर्किट में,
तो वो सर्किट में नॉर्टन करंट सोर्स बनेगा जिसमें से करंट जा रही होगी किसी दिशा में, यानी कि ISC और IN होगा। सवाल आता है कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी। जब ऐसे होगा तो करंट जो है यहाँ जाएगा और जो है ये पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस लगेगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस जैसे ही लगेगा हम उसको R इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे और RN भी बोल सकते हैं। तो ये सर्किट आपकी तैयार होके आ जाएगी। और सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नॉर्टन थ्योरम में जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से कनेक्ट होती है। तो आपको पता चल गया पैरेलल में होती है। सेकंड में सवाल करता हूँ पैरेलल में ही क्यों होती है। थर्ड में आपसे सवाल करता हूँ क्या Rn is it a different formula to calculate Rn? तो आंसर होगा नहीं। जिस तरह से RTH निकाला था थेवेनिन में उसी तरह से RN है। तो सवाल आता है क्या RN और RTH सही बराबर होते हैं। यस, दोनों बराबर होते हैं। ये आपसे बहुत बारी पूछा जाएगा एग्जाम में। 1 मिनट से भी कम में निकालना है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कंपैरिजन कर लेते हैं जिसमें आपसे वो पूछता है, और मैं कंपैरिजन करने के लिए आप सभी को यहाँ पर एक सर्किट और दूसरी सर्किट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं थेवेनिन लिखूंगा, थेवेनिन थ्योरम का सर्किट, थेवेनिन सर्किट, और यहाँ लिखूंगा नॉर्टन सर्किट, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे सीरीज था, और इसको इतना ही छोड़ो। जब ये ऐसे कनेक्ट करोगे तो लोड तो लगाना ही पड़ेगा ना सर्किट चलाने के लिए, प्लस माइनस, और ये VTH और ये RTH। यहाँ देखें भैया, यहाँ देखें भैया, ऐसा है कि यहाँ पे ISC और IN आ जाता है, और भैया ये इसके साथ यहाँ जाकर इसके रेजिस्टेंस को यहाँ ले लेता है, और भैया ऐसे आ जाता है। और भैया जब ऐसे आ जाता है तो आप ये देखो कि लोड इसमें यहाँ आएगा और इसमें यहाँ आएगा। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस जो RTH होता है वो RN के ही बराबर होगा। ये बात में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन 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 इसमें I जो होगा IL VTH बाय RTH प्लस RL होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह है तो बता दे कमेंट में, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये भी बात होगी, ये बात हो गई। RN in Norton is nothing but VOC over ISC। इसको भैया ऐसे देख लो, ये शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं नॉर्टन को, नॉर्टन करंट को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अगर ओपन सर्किट करंट बोल सकते तो क्या सही होता। अरे भैया गधे नहीं है हम, ऐसे कभी नहीं हो सकता। एक ओपन सर्किट से करंट कभी फ्लो नहीं कर सकती। करंट नीड्स टू हैव अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ होने के बाद ही भाई यो ऐसे चले है। ठीक है, सारी ऑडियंस है ना मेरे पास, कोई भी ऑडियंस देख ले, सबको समझ आएगा भाई। करंट को ट्रैवल करने के लिए एक ओपन ओपन रखना सही नहीं है, उसको ओपन पाथ रखना सही नहीं है, उसको हमेशा क्लोज्ड पाथ दिया जाता है, तभी करंट ट्रैवल करती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। बी की यूनिट होती है वोल्टेज। पावर इक्वल टू वाट्स होता है। पावर का फॉर्मूला बी इंटू आई, और आई स्केयर आर अपॉन, और जो होता है बी स्केयर बाय आर भी होता है। ये बात छोटी छोटी सी याद रखना, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, फटाफट निकाल लेना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਓ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ क्वेश्चन लिखा है मैं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब आप बता दें कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जो मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देगा, फाइंड ISC एंड RN। इसमें पहला तो आपको शॉर्ट करना है। क्या शॉर्ट करना है? ये शॉर्ट करें, ठीक है। और देखें इसमें क्या हो सकता है। यहाँ से कोई करंट गई, यहाँ तक गई, फिर यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। इस नोड पर ए मान लो, शॉर्ट। और जब इसको करंट यहाँ जाने के लिए आपको ये शॉर्ट करना होगा, तभी IN निकलेगा। जब आप IN निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे, I इज नथिंग बट I1 प्लस I शॉर्ट सर्किट। यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट गई ना, एक तो यूं गई और एक यूं गई। और ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या किया, क्या जादू से लिख रहा हूँ मैं, क्या बोले जा रहा हूँ उल्टा सीधा। तो भैया हमने वीडियो 1 वीडियो 2 में KCL KVL के ऊपर बताया हुआ है और कुछ प्रैक्टिस भी कराई हुई है, तो आप यहाँ से याद रख लीजिए। और इसको हम V हायर माइनस V लोअर अपॉन R लिख सकते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो आप जान लें कि भाई दो पोटेंशियल होती हैं, उसी के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिखा 2 माइनस V बाई 3 इज नथिंग बट, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, और ये जब ऐसे लिख लिया तो V बाय 2 प्लस, और यहाँ देखो ये और ये देखो ये वाला देखो, ये देखो ये प्लस और ये माइनस है ना, और ये माइनस यहीं से आके कनेक्ट हो रहा है। तो V बाय 0.8 में यहाँ लिख सकता हूँ। इसमें कोई दो राय है? दो राय है तो बता दो। इसको ऐसे लिखो 2/3 माइनस V बाय 3 इज नथिंग बट V बाय 2 प्लस V बाय 0.8। और अगर इस बिना V वाली वैल्यू को इधर ही रखो और तीनों V को कनेक्ट कर दो एक साथ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 2/3 इज नथिंग बट V कॉमन 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1.08। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेना भैया अपनी किताब में, कैलकुलेट बाय योरसेल्फ ऐसे लिखना, कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, खुद से कैलकुलेट करके देख लें कि भाई कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, तो थोड़ी बहुत मैथ्स भी आपको आ जाएगी, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ निकालोगे VTH, गलती होगी ना, जब आप यहाँ पे वोल्टेज निकाल लोगे तो वोल्टेज कितनी आएगी, 8/25। जब कभी भी वोल्टेज 8/25 आ जाएगी तो आप इसको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 8 चौका 32 और ये हो गया 100, 0.32 ऐसे कर लेना। ये मैंने खुद से बता रहा हूँ एडिशनली, कोई सर्किट पे फर्क नहीं पड़ेगा यार ऐसे। और I जब निकालोगे तो I इजकल टू V बाय R कर देना, यही करोगे। तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला 0.32 अपॉन 0.8, ये आया नीचे 100 और ये आया ऐसे ऐसन कैसन 8 चौका और ये 0.4 एम्प्स। स्क्रीनशॉट ले लो। और कितनों को समझ में नहीं आया, देखो भाई RL जो है वो 0.8 है, और 0.8 पे अगर RN निकालोगे तो जो आपको सर्किट है वो क्लोज करनी होगी, तभी आई शॉर्ट सर्किट वहां से फ्लो करेगा। इसको थोड़े से और बेहतरीन अंजाम से बताते हैं आपको, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं आपके लिए। ये जो है ना, ये जब तक यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा, जब तक आप इसमें
जब तक आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे। आपने इसको शॉर्ट किया तो इसमें से करंट फ्लो किया, ठीक है। और इस पे हमने केसीएल लगा दिया इस नोड पे, इसको मैंने ए नाम दिया था, एट ए हमने लगाया। लेकिन हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस जब करते हो तो आई को लिखा जाता है। अब ये मत पूछना क्यों, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो हमने ये कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखो मैंने, क्योंकि मेरे को ये पता था ये 25 है, और मैं इसको एक मैथमेटिकली अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिंप्लिसिटी हो जाती है, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। कि भाई 100 बनाने पर कैलकुलेशन क्या होती है, ऊपर पॉइंट जाते हैं, तो मैंने वही किया। और आर एन जो है ना वो तो इसके अनुकूल निकालना था ना, तो 0.8 हमने यहाँ रखा, 0.32, और बाय कितना रखा भाई, बाय 0.8, तो ये कटा 8 चौका 32 हुआ, तो 4 आया, और ये नीचे आया 10, तो 0.4 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो कमेंट, नहीं होगी तो बाय बाय, बल्ले बल्ले, ठीक है। कुछ आगे आपको बता देते हैं यहाँ पे, कुछ आगे आपसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगली थ्योरम जो है, थोड़ा पेन मोटा हो गया शायद। अगली है मैक्सिमम पावर पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पहला पॉइंट, रिपीटिशन क्वेश्चन में इतनी है इस वाले में कि n इज इक्वल टू 50%, व्हेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, व्हेन द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 50%। 50 होगी भैया, तो इसके बारे में लिखिए यहाँ से, एनी गिवन नेटवर्क मस्ट, कैन बी लिखेंगे आप ऐसे, इसमें कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ थेवेनिन मॉडल। थेवेनिन मॉडल भैया, थेवेनिन मॉडल, थेवेनिन मॉडल, ये थेवेनिन मॉडल है। ओ भैया ये क्या कर दिया, ये तो जेडएल आ गया, ये तो लोड इम्पिडेंस है जी, लोड इम्पिडेंस। और भैया ये लाइक बाइक कर देना, महादेव की कृपा रुक जाएगी आप पे, फिर पहले बता रहा हूँ। और ये देखो जी, यहाँ से करंट फ्लो करा ली और प्लस माइनस वीटीएच लगा दिया, और घबराने की जरूरत नहीं है, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं आते, पर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं तो यही आते हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर डिफिकल्टी क्या ही रह गई। हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हर एक को। मैं तो इम्प्रॉम्प्टू सेशन करता हूँ तो थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छे देंगे। तो भैया देखो ऐसा है कि ये ZTH है और ये RZL है। DC की बात करेंगे तो DC में तो रेजिस्टेंस रहता है, और अगर AC की बात करेंगे तो भैया ऐसा है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट में जो है ना भाई, AC फंडामेंटल्स की क्लास होगी तो उसमें आ जाना, तब बताएंगे कि भाई क्या होता है। तो A प्लस माइनस IB ऐसे कर मैं लिख दूं, तो R इक्वलेंट प्लस एक इमेजिनरी पार्ट, या तो XL हुआ यार, XC होगा प्लस माइनस, ठीक है भाई। तो इतनी बात है कि भाई इसमें टू पार्ट्स होते हैं, तो ये किसी तरह से सॉल्व होता है, ये कॉम्प्लेक्स बेसिस पे सॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। इसमें अगर हम आई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये माइनस 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 आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा ना लिखकर हम इसको जे लिखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन चलता वैसे ये कैलकुलेशन, कितनों को कितनों को। तो हमने बात करी ZTH इज नथिंग बट योर RTH, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, प्लस JXTH ऐसे लिखा, और ZL इज इक्वल टू RL प्लस J ऑफ XL लिखा।
अगर मैं आई एल की बात करूं, आई एल हो जाएगा वी टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड एल। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ेगा सानू जी, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता। ਇਹ मैं नेक्स्ट पेज ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ। ਤੇ आई एल हो जाना है भाजी, आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड एल हो जाना है। और वी टी एच अपॉन जेड टी एच ਨੂੰ खोल के लिख लियो, आर प्लस आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच प्लस जेड एल ਨੂੰ लिख लो, आर एल प्लस जे एक्स एल इसमें लिख लो। बस इतनी सी बात थी। इसमें फिर हम और अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, आई एल इज इक्वल टू वी टी एच, आर वाले टर्म्स एक साथ ले लो, आर टी एच प्लस आर एल प्लस जे एक्स टी एच प्लस एक्सएल। एक्सटर्नल नॉइस को माफ करना, कान पे पर्दा डाल लेना। ये एक स्टेटमेंट बन गई जब ही ऐसे दिया जाएगा। ये इक्वेशन है भैया, ठीक है, इसको याद रखना। अगर हम पावर की बात करें तो पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर एल। और भैया देखो ऐसा है, कैसा है कैसा है, आई इस आई एल स्क्वायर आर एल, इसमें ना ये वाली वैल्यू पुट कर देने का। जब इसको वैल्यू को पुट करोगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ वी टी एच ਦਾ होल स्क्वायर, फिर इस ਨੂੰ ब्रैकेट पा लियो, आर टी एच प्लस आर एल फिर प्लस जे एक्स टी एच प्लस ऑफ एक्स एल और इसी का होल स्क्वायर कर लो। यही मिलना था ना जी, इसके अंदर टर्म में पुट किया तो, और आर एल जे इसकी मल्टीप्लाई कर लो जी। कोई गलत नहीं है जी, कोई गाली गलोच किसी ने नहीं करनी है जी साढ़े नाल। तो फिर भैया जी ऐसा करो, आप इसमें ऐसे करो, ऐसे लिखो टेकिंग जी मैग्नीट्यूड। देखो जेड इज इक्वल टू आर प्लस, जिस तरह भी होता है ना, तो जेड मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसा ऐसा। और टेन थीटा में एक्स बाय आर ऐसा ना, टेन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय आर। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट मार लेना, ये इसी फंडामेंटल्स में जिक्र करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, साथ हैं हम आपके। सब हारेंगे तो हम भी हारेंगे, और सब जीतेंगे तो हम सबसे पहले जीतेंगे। और हमने हारना सीखा नहीं बेटे। तो अब आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो P इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर एल हो जाएगा। जब आप ऐसा कर लोगे, जब आप ऐसा कर लोगे तब आप क्या पाते हो, तब आप ये पाते हो कि भाई ये एक इक्वेशन ले लेना आप, इसको सेकंड मान लेना। फिर आप क्या करना, कभी भी मैक्सिमम निकालना होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, जीरो के इक्वल पुट करते हो। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर जो 11th क्लास की किताब में है, अगर आपने उससे पहले पढ़ा है, तो फिर जब आप ऐसे करते हो तो आर एल इजिकल टू आर एस कहते हो। इसकी कंडीशन होती है कि जब कभी भी ऐसा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जब निकालेंगे तो जो सोर्स है वो लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी आप इसको निकाल सकते हो। जब आप इसको ऐसे करोगे तो आप ऐसे लिखना, लोड का इम्पिडेंस ऐसे लिखना है बेटे, ये बहुत अच्छी वाली फैक्टर की बात है, याद रखना। लोड का इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ ये कैलकुलेशंस को, भाई मैंने वो निकाला सोल्व किया, नहीं, कुछ सोल्व नहीं करूँगा। एकेडमिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिकली पढ़ाऊँगा। वीडियोस आएंगी जिसमें 40-50 घंटे का प्रॉपरली लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं सॉल्यूशन ही करके दिखा दूंगा आपको, फिर तो कोई संदेह नहीं है। बट जो अब एग्जाम है उसके लिए तो पढ़ना है ना। लोड का इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस जो होगा वे बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी वो इक्वल होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है जी। जब आप ऐसा करोगे तो डी पी एल
बाय डी एक्स एल भी लिखोगे तो ये भी ज़ीरो, यानी कि एक्स एल इज इक्वल टू माइनस एक्स एस कर लोगे आप। ये क्या है? ये है भैया लोड रिएक्टेंस। और ये क्या है भैया? ये सोर्स रिएक्टेंस है। ठीक है, रिएक्टेंस। अब देखो, अब देखो आप, अब देखो आप, अब देखो आप क्या हो गया जब आप ऐसे करोगे। इफ सोर्स रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जे ऑफ एक्स एल, ठीक है, देन लोड रिएक्टेंस हैज टू बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे एक्स सी बताता है। तो सॉरी इसके लिए देखो ऐसा है, जब आर जो होगा आर एस और आर एल बराबर होना चाहिए, ये बहुत पुराना सवाल हो गया। पर सवाल है कि जब लोड और सोर्स रिएक्टेंस में क्या फ़र्क होगा? वे एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर सोर्स कैपेसिटिव है तो लोड इंडक्टिव होना चाहिए, अगर लोड इंडक्टिव है तो सोर्स कैपेसिटिव होना चाहिए। ये बड़े बेहतरीन शानदार पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसको मैं अगर हिंदी वालों के लिए, यानी रिएक्टेंस भैया। ओके ओके ओके। हेलो, शायद मेरा वीडियो अटक गया होगा इसमें, मैं ट्राई करके देखता हूँ। रिएक्टेंस अगर ये इसमें आ रहा है तो आने लग रहा है। एक सेकंड देखना। एक सेकंड देना मुझे, ये मैं दिखने लग गया हूँ अब आप सभी को। तो यानी कि रिएक्टेंस जो है वो उल्टी चलती है, ये बात याद रखना आप, यानी कि रिएक्टेंस जो है वो उल्टी चलती है, ये बात में कोई संदेह नहीं है। यानी कि अगर एक्सेल सोर्स पर हो, देखो ये सोर्स लिखना, हाँ इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखना, इसकी टेबल बनाना है ना आप, ऐसे। ये सोर्स, तो ये लोड, और ये रिएक्टेंस। अगर सोर्स पे एक्स एल रिएक्टेंस होगी तो लोड पर एक्स सी रिएक्टेंस होगी, यहाँ पे एक्स सी रिएक्टेंस होगी तो यहाँ पे एक्स एल रिएक्टेंस होगी। ये बस इसका आंसर है। अब जो बात आती है वो आगे आती है इस तरह से कि भाई, इफ एक्स एस इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि वो दोनों बराबर हैं, तो जेड एल इज नथिंग बट जेड एस कॉन्जुगेट। क्यों भाई? देखो आर प्लस जे एक्स एल इज नथिंग बट आर माइनस जे एक्स एल एक सी एस, ठीक है ना। तो भाई कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर जे इधर पॉजिटिव है
तो कॉन्जुगेट करना हो तो जे नेगेटिव हो जाता है। ये बात है। आर एस इजिकल टू आर एल तो होगा ही होगा, आर तो बराबर है, तो ये बात यहाँ से निकल के आ गई है। तो इसमें क्या आ जाता है, जेड एल इज नथिंग बट जेड एस कॉन्जुगेट। और भाई ये कॉन्जुगेट हो जाएगा ना, जब ये कॉन्जुगेट होगा इसी कंडीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड हो जाएगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, एग्जाम्पल के तौर पे जो कंडीशन बताई है अगर उसको हमने लिखना हो तो 3 + 5J लिख दूं यहाँ पे। अगर ये इंडक्टिव लोड है तो उतली साइड कितना होना चाहिए, इसके इधर कॉन्जुगेट करने के लिए 5 माइनस ये होना चाहिए था। तो मैंने ये लिखा 3 + 5J, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 3 - 5J। और ये जो है नेगेटिव साइन दर्शाता है कैपेसिटेंस को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, और पॉजिटिव साइन दर्शाता है जी इंडक्टिव रिएक्टेंस को। इसमें कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई ऐसी वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की, कि भाई जब ये सोर्स है और यहाँ पर कोई ऐसे लगा हुआ है तो ये जेड एस होगा और ये जेड एल होगा, और जेड एल हमें दे दिया है कि 5 + 8 ऑफ जे ओम। देन फाइंड सोर्स इम्पिडेंस। सिंपल सी बात है, जब एस, ये देखो अब आप कहोगे ये तो वी भी दे दिया सर, यहाँ तो वी भी दे दिया है, यहाँ जेड एल भी दे दिया है, बट सोर्स इम्पिडेंस कैसे निकालें? अरे सिंपल है यार, क्यों बताया हमने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, लगाओ इसको इसमें, जेड एल करो ना, इसमें इसका अपोजिट डालो, इसको कॉन्जुगेट करो जेड एस को, जेड एस का कॉन्जुगेट करो भैया। 5 + 8J को आप जेड एल मान रहे हो तो यहीं तो नेगेटिव तो करना है, और क्या रह गया। और कह दे कि जी भैया जेड एस का वो भी निकाल दो, मोड निकाल, ये जेड एस कॉन्जुगेट है, और कह दे कि जेड एस का मोड निकालो, तो अंडर द रूट R² + X² कर देने का भाई, ज्यादा शान पत्ती करने का नहीं। 8 × 8 = 64, 525, 5 4 9 6 और 2, ये भाई अपना तेरा ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और कह दे कि भाई इसका 10 निकालो, तो 10 - X मतलब एंगल निकालो, तो X बाहर निकाल देना। यहाँ कैलकुलेटर ले लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, क्योंकि आपके क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर है। कोई भी थ्योरेटिकल और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। और बेसिक चीज कोई नहीं पढ़ता है, ध्यान नहीं जाता ना बेसिक चीज पे, कोई ध्यान देता ही नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट प्रैक्टिस करते हो आप, बट जो इनसाइट्स हैं जो यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार होल्ड कीजिएगा, तब तक रिवाइज कीजिए। और अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर तक 3 थ्योरम हो जाएंगी यहाँ जो हमने आज पढ़ी। एक तो थेवेनिन बता दी जो क्वेश्चन आएंगे, नॉर्टन से जो क्वेश्चन आएंगे, और सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन नहीं बताई, मैक्सिमम पावर बता दी है, सुपरपोजिशन भी बता देंगे आपको, बेफिक्र रहें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय कि एक थेवेनिन मॉडल सर्किट बनाया आपने, यहाँ पे VTH लिखा और यहाँ पे IL लिखा, तो यहाँ पे लिखा RTH और यहाँ पे लिखा RL, और ये लोड वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस अगर वेरी करती है तो बीच में एरो मार देने का, और इधर से जब घुमाया जाएगा तो BTH से IL निकालेंगे, BTH अपॉन RTH प्लस ऑफ RL कर लेना। जब आप ऐसा कर लोगे तो इधर लिख लेना, और PL जो है फिर वो लिखना IL² इज इक्वल टू RL। लोड की तरफ कितनी पावर जा रही है, इस तरह से जा रही है, और ये क्या है VTH² अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू ऑफ RL।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ RL ਇਕੁਅਲ ਟੂ RTH ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ पुट करो यार पहले यार, भैन की इनकी ऐसे मजे ही लेना, गाली मत दे देना किसी को। और आरसी पीते हो तो पी लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VTH² अपॉन RTH प्लस RL। तो भैया यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ देखा अगर ये RL को हम RTH लिख दें, तो RL को RTH लिख दें तो यहाँ पे RTH जमा में RTH इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इंटू RL। और ये देखो VTH² अपॉन 2 और 2 4, 1 और 1 2 और 2 का 2 4 RTH। और इधर तो स्क्वायर तो आएगी ना भैया, देखो A प्लस A इसका होल स्क्वायर, तो 2A का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 4A²। ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, देखो जी VTH² अपॉन RTH और ये इंटू 1/4। ठीक है जी, इनू याद कर लेना। ਇਹ बड़ा DMRC 2016 या 2015 इलेक्ट्रिकल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम उठाना, उसके अंदर ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, UPPCL 2017 का एग्ज़ाम उठाना, जेड़ा रद्द हो गया सी, रद्द हो गया सी। ये एग्ज़ाम क्या हुआ था, इसकी एग्ज़ाम में चीटिंग स्कैम हुआ था और ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। फिर ये अगस्त 2000 मतलब अगस्त में लिया गया 2018 में, तकरीबन 6-8 महीने बाद। ये एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा आई थी पहली बात, और इलेक्ट्रिकल का पेपर था, तो मेजॉरिटी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रख दी थी। कुछ स्कैम हुए, कितना स्कोर कैसे आया नहीं आया। उसके अंदर एक सवाल था यही वाला, VTH² अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। अगर आपसे पूछे PL निकालने के लिए, लोड की पावर निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट निकाल देना ऐसे। अब देखो, इफ P is equal to 10 watt, देन पावर मैक्सिमम डिलीवर कितनी होगी, कितनी होगी भाई, 10/4 इज इक्वल टू 2.54। अगर ये VTH और RTH का फंक्शन देखो ना, यहाँ पर खुद एज्यूम करो यार, 1/4 की मल्टीप्लाई VTH² अपॉन RTH, जब हम मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, जब RL इज इक्वल टू RS की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ही नहीं होती तो ये 1/4 आता ही नहीं, और ये 1/4 आता नहीं तो ये इतना ही सोल्व होता, और ये अगर ये 1 ही होता तो ये 1/4 हो जाता। यानी कि PL मैक्स जब करते हो आप, कंडीशन लगाते हो, तो 1/4 से पावर क्या होती है, वोट्स जो है वो घट जाते हैं। ये बात बहुत बार सवाल पूछा है। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फंक्शन जो थ्योरम है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, अगर RL इज इक्वल टू RS नहीं होता तो जो पावर होती वो VTH² अपॉन RTH प्लस RL होती, का होल स्क्वायर होती। V² अपॉन RTH होती ना, VTH² अपॉन RTH प्लस RL होती, ये बात तो तय थी, और इनटू में RL भी निकाल लेते। पर हुआ क्या, नहीं समझे, बात समझ नहीं आई, या मैं समझा नहीं पाया तुम्हें कि भाई अगर RL इज इक्वल टू RS की कंडीशन तो होती नहीं ना, तब क्या होता, तब सर्किट नॉर्मली सॉल्व होता। जब सर्किट नॉर्मली सॉल्व होता तो नॉर्मली ये यही वैल्यू लेता, कुछ इस तरह से। तो अभी भी इसने यही वैल्यू ली, लेकिन चूंकि हमने मैक्सिमम पावर की कंडीशन डाल दी और इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 का डिनोमिनेटर आ गया, तो ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमने कांस्टेंट टर्म ली और 1/4 के फैक्टर से वो रिड्यूस कर रहा है। तो मतलब कि जब कभी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी
तो जो उसके और जो वोल्टेज है उसका वो 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत बार पूछता है ऐसे ये वाला सवाल कि P इज इक्वल टू 10 वोल्ट है अगर नॉर्मली, और अगर इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो भाई ये 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये देखो कि मैक्सिमम पावर है 1/4 से रिड्यूस कर दो तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा, वॉट्स आ जाएगा। इसी के साथ आप सभी से हम अलविदा लेते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब आगे का पढ़ेंगे इसके बाद से, और पढ़ेंगे इस तरह से बिना उसके चित्रकारी के, डायरेक्टली लिखते लिखते। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, करीबन करीबन 3 से 5 सवाल इस लेक्चर से आपके एग्जाम में आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे। ना आए तो डिसलाइक मार के चले जाना, चैनल बर्बाद कर देना मेरा। चैनल तो खैर बर्बाद नहीं होता है, स्ट्राइक नहीं लगा पाओगे, ओरिजिनल कंटेंट है। तो डिसलाइक्स का रेट बढ़ा देना, कमेंट में गालियां दे देना अगर 5 सवाल नहीं आए। 20 से 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 25 सवाल आते हैं आज की डेट में, और बी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 25 मार्क्स का पेपर मैं आपको इतने शार्पली तरीके से बता रहा हूँ कि दिमाग में जाएगा सीधा। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आपने लाइक कमेंट नहीं किया तो कर देना, सब्सक्राइब करके जाना भैया, और घंटे वाला बटन दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो कहोगे सर क्या कर दिया आपने। अलविदा, जय हिंद दोस्तों।